हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। यहाँ लास्ट वीडियो में हमने फोर्स, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ये हमने स्टडी कर लिया था बच्चे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, everybody has a tendency to remains in its position of rest or uniform motion. According to second law, the rate of change of momentum of a body is equal to applied external force. And according to third law, every action has an equal and opposite reaction. अब बच्चे थोड़ा और आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। What do you mean by absolute unit of force? According to second law, आपने एक फॉर्मूला स्टडी किया था F is equal to ma। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे? एन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस ए यूनिट एक्सेलरेशन इन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन इन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास। इफ m is equal to 1 and a is equal to 1, that means f is equal to 1। तो बच्चे 1 आ गई, और जब 1 हमारे पास क्वांटिटी होती है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? एब्सोल्यूट। ठीक है बच्चे। और जो हमारी SI यूनिट होती है फोर्स की, वो आप जानते हो, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और बच्चे अगर इसको फुल नेम आपको लिखना है तो N हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल n से, क्योंकि न्यूटन क्या है? साइंटिस्ट का नाम है और सिंबल की फॉर्म में कैपिटल है। अगर बच्चे आप इसको m कैस की फॉर्म में ले जाए तो m मास होता है यूनिट किलोग्राम, a एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है? मीटर सेकंड टू द पावर -2। ये बच्चे इसकी ऐसा यूनिट आपकी न्यूटन हो गई। तो बच्चे अगर आप डिफाइन करना चाहे 1 न्यूटन, तो देखिए बच्चे अगर मैं यहीं पे कर दूं m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, a is equal to 1 meter per second square, then F is equal to 1 Newton आप लिख सकते हैं। That means 1 Newton is the force that produces a unit acceleration in a body of unit mass। 1 Newton is the force which produces a unit acceleration in a body of unit mass। ये आप 1 न्यूटन को डिफाइन कर सकते हैं बच्चे। यहाँ न्यूटन के अलावा हम फोर्स की एक और यूनिट डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। यहाँ बच्चे देखिए चेंज क्या आता है। फॉर्मूला हमारा यही है स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू m। इफ मास m इज इक्वल टू 1 यूनिट मास एंड a इज इक्वल टू g। g मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू आप जानते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बच्चे अब आपने यहाँ a का वैल्यू कितना कर दिया? g। दैट मींस F इज इक्वल टू 1 into g। तब बच्चे जो g आता है दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड बाय द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इक्वल टू g इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। और यूनिट मास आप ऐसा भी कह सकते हैं। और बच्चे यहाँ यूनिट क्या होती है? यूनिट हम लिखते हैं किलोग्राम वेट। सीजीएस में अगर आप बात करें, ये आप कैसे में लिख सकते हो? इन सीजीएस। मास आप कैसे लेते हो? ग्राम में नोट करते हो, और वेट वेट ही रहेगा। तो सीजीएस में आप इसको कहेंगे ग्राम वेट, और एम कैस में आप कहेंगे किलोग्राम वेट। और बच्चे ये वैल्यू किसके इक्वल होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि 1 किलोग्राम वेट फोर्स किसके इक्वल होगा? इक्वल तो हमने जी रखा स्टूडेंट, जी मींस 9.8 वैल्यू हो गई हमारी।
ठीक है जी, 9.8 न्यूटन आप इसको लिख सकते हो। अगर आप सीजीएस की बात करते हो तो क्या हो जाएगा बच्चे 980। और बच्चे सीजीएस सिस्टम में जब हम यूनिट डिफाइन करते हैं, हमने ऐसा यूनिट न्यूटन डिफाइन की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने एमकेएस में डिफाइन की, वहीं पर हम सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स डिफाइन करते हैं बच्चे डाइन, और शो करते हैं इसको केवल dy/L लिख करके। तो जब यहाँ एमकेएस सिस्टम में के छोड़ करके आप सीजीएस में जाएंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी 980 डाइन हो जाएगा, डाइन हो जाएगी यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी हो गई ग्रेविटेशनल यूनिट और एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। अब बच्चे एक काम और करते हैं, हम डाइन एंड न्यूटन दोनों में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। न्यूटन और डाइन में हम एक रिलेशन बनाते हैं बच्चे, देखिए क्या है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर। अब बच्चे इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर। और सेकंड तो बच्चे सेकंड ही रहती है तीनों सिस्टम्स के अंदर। तो देखिए पावर की फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड टू द पावर -2, दैट मीन्स 1 into 10 to the power 5, ये आपकी यूनिट होगी बच्चे। देन 1 न्यूटन इक्वल टू 1 into 10 to the power 5 डाइन। तो ये रिलेशन बच्चे याद रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंपल्सिव फोर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ वर्ड आया है हमारा इम्पल्सिव, मीन्स इम्पल्स से बना है, दैट मीन्स इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल। एक बहुत छोटे से इंटरवल के लिए जब कोई भी फिनोमेना होते हैं तब आप उसको इम्पल्स कह सकते हैं। एक पल्स की फॉर्म में, जैसे आप हार्ट बीट्स लेते हो तो कैसी आती है, एक पल्सेस की फॉर्म में चलती है, और बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए होता है। तो आप क्या कह सकते हो इम्पल्सिव फोर्स को बच्चे, ए लार्ज फोर्स acting on a body for a short time interval to produce a finite change in its momentum। और बच्चे जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा तो वेलोसिटी में तो चेंज आ ही जाएगा। जब वेलोसिटी में चेंज होगा, मोमेंटम हमने लास्ट वीडियो में डिफाइन किया था, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो बच्चे हो जाता है हमारा इम्पल्सिव फोर्स, ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए short time interval on a body to produce a finite change in its momentum is called impulsive force। for example जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आती है, आप बैट से हिट करते हो, तो बच्चे बैट और बॉल का जो टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है वो कैसा होता है, मिली सेकेंड्स में होता है, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए। लेकिन फोर्स, चाहे वो बॉल बैट पर लगाए या फिर बैट बॉल के ऊपर लगाए, क्या होता है, एक बहुत बड़ा फोर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आप कह सकते हो, सपोज आपको किसी बेस में कोई एक नेल लगानी है, ये नेल ली, आप उसको हथौड़े से, हैमर से इस पर हिट करेंगे तो क्या रहेगा बच्चे, आप ऐसे हिट नहीं करेंगे इसको लगा करके, ये हिट रहेगा। तो कैसा, फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। और फोर्स का वैल्यू कितना होगा, फोर्स का वैल्यू बच्चे बड़ा होगा। अगर आप बात करें इम्पल्स ऑफ फोर्स, दैट मीन्स टोटल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इम्पल्सिव फोर्स ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड इम्पल्स ऑफ फोर्स। या बच्चे आप ऐसे कह दीजिए, द टोटल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए लार्ज फोर्स which acts on a body for a very short time interval to produce a finite change in its momentum। And impulse of force is given by force multiplied by time interval। Suppose force is F and time interval is delta t, then impulse of force is denoted
से बच्चे आप इसका यूनिट डिफाइन कर सकते हो, फोर्स न्यूटन, टाइम सेकंड, न्यूटन सेकंड, एंड आल्सो डायमेंशन फॉर इंपल्सिव फोर्स जे, न्यूटन मींस फोर्स का आपने बच्चे डायमेंशन पढ़ा है mL(T⁻²), टाइम बच्चे t, तो क्या बन गया mL(T⁻²), ये हो गया बच्चे आपका डायमेंशन फॉर इंपल्सिव फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, हम अब बात करते हैं, एक थ्योरम बनती है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम, जैसे बच्चे हमने डेफिनेशन में कहा, impulsive force is a very large force which acts on a body for a short time interval to change finite change in its momentum. That means impulse of force is directly related to with momentum of the body. देखिए बच्चे, अभी आपने कहा कि क्या होता है impulse force मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अगर बच्चे मैं आपसे बात करूं न्यूटन सेकंड लॉ में आप क्या कहते हो बच्चे, the external force acting on a body is equal to the rate of change of linear momentum, या रिवर्स कह सकते हो आप बच्चे, the rate of change of linear momentum of a body is equal to applied external force। इसको आप कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो आप कह सकते हो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है। आप ये कहेंगे इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन इट्स मोमेंटम विल चेंज, उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। तो बच्चे अगर लिखे आप एक्सटर्नल फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये आपने अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ स्टूडेंट्स पढ़ा है। इसको आप कैसे डिनोट करते हो बच्चे, F इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ dp/dt, आप ऐसा लिख दीजिए बच्चे, सपोज मैं t को धर ले जाऊँ, देन ft इज इक्वल टू dp, यही तो आपने क्या डिफाइन किया बच्चे, F इंटू dt टाइम इंटरवल इंटू फोर्स, क्या बन गया था, इंपल्स टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल। सपोज बच्चे अब मैं इसको क्या करता हूँ, टाइम हमारा चेंज होता है बच्चे, सपोज 0 to t, ठीक है, सपोज एट टाइम t इक्वल टू 0 मोमेंटम ऑफ बॉडी इज p1 एंड एट टाइम t मोमेंटम ऑफ बॉडी बिकम्स p2, देन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन f इंटू dt, केवल मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लेते हैं 0 to t टाइम के लिए इज इक्वल टू, यहाँ बच्चे कैसे चेंज हो जाएगा, p1 to p2 और dp, ये आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब बच्चे इसको जब आप सोल्व करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन f इंटू dt, f तो बच्चे का क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर रख सकते हो, 0 to t इंटू dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp मीन्स क्या बन गया बच्चे, p और p1 to p, यहाँ बच्चे इंटीग्रेट होकर के क्या आ जाएगा, f t माइनस 0 एंड अपर लिमिट आपने रखी p2, फिर लोअर लिमिट आपने रखी p2 माइनस p1, और ये बच्चे f इंटू t, ये क्या बनेगा, impulse of force, then J is equal to delta P, that means आप कह सकते हो total effect produced by an impulsive force, that means impulse of force is equal to the change in momentum of the body, जो momentum में change हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन कर सकते हो। कुछ मैं इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करता हूँ। अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा है, क्या होता है बच्चा, आपने सबने क्रिकेट खेला है, कोई बॉल आती है उसको आप कैच करते हैं, ठीक है जी, ये हमारा है, देखिए बच्चे ये क्या है हमारा, फोर्स इनटू टाइम, और ये चेंज इन मोमेंटम। बच्चे एक बॉल बड़ी स्पीड के साथ आपकी तरफ आ रही है, आप उसको कैच करेंगे, दो कंडीशन हो सकती है, अगर अपने हाथों को आप स्टेशनरी रखें
बॉल के पास कुछ मास था, कुछ वेलोसिटी थी, दैट मीन्स उसके पास कुछ इनिशियल मोमेंटम है p1। ठीक है जी। जब आपके हाथों में आकर के बॉल स्टॉप हो जाएगी तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, p2 = 0। दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम इज p1। p2 माइनस p1 करेंगे तो माइनस p1, यानी कि p1 आपके पास एक मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। मीन्स ये वैल्यू कांस्टेंट है। अब बच्चे इसके इफेक्ट को आप कैसे कम कर सकते हैं? आपने बच्चे हाथों को स्टेशनरी रखा, तो जैसे ही बॉल आपके हाथों पर हिट करेगी तो आपको पता लगेगा कि आपको चोट लग सकती है। तो बच्चे आपने फील क्या होगा, जब भी आप खेले होंगे तो जब भी हम कैच लेते हैं तो हाथों को थोड़ा सा पीछे ऐसे खींच लेते हैं। इससे क्या हुआ बच्चे, टाइम टेकन टू स्टॉप द बॉल dt इंक्रीज। ये हमारा dt क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। पहले तो क्या हुआ, सडनली आई और बॉल स्टॉप हो गई, लेकिन फिर हमने क्या किया, बॉल आई और हाथों को भी पीछे ले गए, तो वो बॉल को स्टॉप होने में, उसका मोमेंटम 0 होने में कुछ टाइम लग जाता है। मीन्स t का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। जब भी t का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है तो बच्चे इसका प्रोडक्ट क्या है, चेंजिंग मोमेंटम के इक्वल है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। मीन्स f और t का प्रोडक्ट कांस्टेंट आना है। t आपका इंक्रीज हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से आपके हाथों में कम चोट लगेगी। ये आपने बच्चे प्रैक्टिकली भी आप इसको फील कर सकते हो। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज जैसे हाई जंप वाले एथलीट्स होते हैं, हाई जंप करते हैं, आपने भी कहीं से जंप किया होगा। अगर आप एक कंक्रीट फ्लोर के ऊपर जंप करते हैं तो बच्चे क्या होगा, कंक्रीट फ्लोर में कोई मोशन नहीं होती, बिल्कुल सॉलिड रहता है। जैसे आप उसके ऊपर लैंड करेंगे तो आपका मोमेंटम सडनली 0 हो जाएगा। मीन्स टाइम टेकन इज टेंड्स टू 0। तो बच्चे फोर्स क्या फील होगा, फोर्स एक मैक्सिमम फोर्स फील होगा जिससे आपको चोट लग सकती है। तो उसके लिए बच्चे वहाँ पर क्या कर देते हैं, कुछ गद्दे वगैरह, कुछ फोम्स बिछा दी जाती है, जिससे आप जब जंप करेंगे तो आप रेस्ट में कैसे आएंगे, तो गद्दा भी आपके साथ साथ नीचे धंसेगा। मीन्स टाइम टेकन टू रेस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो आपका फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, आपको कम हार्ट आएगा। ऐसे बच्चे जो हमारे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, बाइक हो गई, कार्स हो गए, बसेस हो गए, इन सब में क्या होते हैं, इन सब में शॉकर्स होते हैं। बाइक में तो आपने देखा होगा दोनों तरफ पहिए के पास, व्हील के पास स्प्रिंग होते हैं। बसेस में, बड़े वाहन जो भी हमारे पास होते हैं, उनमें पट्टियों की शेप में क्या होती है, शॉकर्स होते हैं, जिससे जहाँ भी ब्रेकर्स वगैरह, खड्डे वगैरह आते हैं, वहाँ पर जंप लगता है तो सडनली स्टॉप नहीं होती गाड़ी, हमारी वाइब्रेट करती है, जिससे जर्क जो है गाड़ी को कम लगता है। ऐसे ही बच्चे जो हमारी ट्रेन्स होती है उनमें भी हमारे शॉकर्स लगे रहते हैं। किस तरह के, ये हमारी 2 बोगी है, जैसे आपने देखा भी होगा, यहाँ जब दोनों कनेक्ट होती है आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देती है। 2 बोगीज, 2 कोच आपस में टकराएंगे तो टकराने से जो उसके अंदर ट्रेवलर्स बैठे, यात्री बैठे, उनको भी झटका ना लगे, तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर इसके पीछे एक बॉक्स होता है जिनमें कोई एक हैवी लिक्विड भरा रहता है। जैसे ही दोनों का कोलिजन होता है तो ये जो हमारा बफर है, इसको बफर बोलेंगे, ये बफर इस लिक्विड के अंदर मूव करता है, जिससे सारे के सारे जल एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चे, ट्रेन के लिए जो हम रेल्स बिछाते हैं, जो पट्टियाँ बिछाते हैं, वहाँ पर पत्थर डाल दिए जाते हैं छोटे छोटे। वो केवल इसलिए जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं वो उन पत्थरों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ऐसे नहीं डाल दिए जाते बच्चे, वे जो वाइब्रेशंस हैं वो वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दूर तक नहीं जा पाते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो गए हमारे एग्जांपल्स ऑफ इंपल्सिव फोर्स एंड इंपल्स ऑफ फोर्स। अब बच्चे हम बात करते हैं कुछ थोड़ी सी और। हमने पढ़े हैं न्यूटन्स लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ F = में, थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन। तो बच्चे ये जो हमारा सेकंड लॉ है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। ठीक है जी, और यू कैन से रियल लॉ। दैट मीन्स फर्स्ट लॉ भी इसी के अंदर कंटेन है बच्चे, और थर्ड लॉ भी इसी के अंदर कंटेन है। तो पहले हम बच्चे से ड्राइव करते हैं फर्स्ट लॉ।
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ से निकालते हैं बच्चे। तो बच्चे हमारा सेकंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन इफ एक्सटर्नल फोर्स F is equal to 0 acting on the body is 0 means ma is equal to 0 और बच्चे because m is not equal to 0 that means a is equal to 0 and you know a is equal to dv upon dt rate of change of velocity that means v is equal to constant। आपको बच्चे बताया गया है कि differentiation of a constant quantity is always 0 that means velocity of body is constant। if it is in rest that means velocity is 0 then it remains 0। if body is moving with uniform velocity then its velocity remains always constant। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है बच्चे, if there is no force acting on a body then body continues its state of rest or uniform motion along a straight लाइन। यही हमारा बच्चे फर्स्ट लॉ हुआ करता था। अब हम इसे थर्ड लॉ को भी जरा ट्राई करके देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ से हम थर्ड लॉ को भी ड्राइव करते हैं बच्चे। सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है, अगर हम इसके स्टेटमेंट में चले जाए, the rate of change of momentum of a body is equal to applied external force। suppose we have two bodies, body A and body B, when they collide to each other then they exert internal forces FBA, suppose इसको मैं FB कह लेता हूँ स्टूडेंट्स, and force acting on A due to B FA। due to this collision, due to these forces each body suffer a change in momentum। क्या बच्चे होगा, FA acting on A then it is equal to rate of change of momentum in body A and FB is equal to dPB upon dt means rate of change of momentum in body B। net force FA plus FB is equal to d by dt of PA d by dt of PB। बच्चे अगर आप कॉमन ले d by dt को, PA plus PB that means d by dt of P that means total momentum। और बच्चे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इफ there is no external force on a body then momentum of the system remains constant। ये बच्चे देखिए, ये जो कोलिजन की फिनोमिना हो रही है, अगर दोनों को हम एक सिस्टम कंसीडर कर ले तो सिस्टम की इंटरनल फिनोमिना है, दोनों बॉडीज एक दूसरे को कोलाइड कर रही है, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। दैट मीन्स P is always constant for a system unless any external force is not applied। that means dP upon dt क्या हो जाएगा, 0 FA plus FB that means FA is equal to minus FB which is third law of motion। every action has an equal and opposite reaction। okay students।